Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक कहानी की और आज की कहानी में मैं आपको निर्भया की कहानी का पार्ट 2 सुनाने वाला हूं। उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट 1 भी सुना होगा। अगर नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 1 का, आप उसे पहले जाकर के सुन लीजिए, या फिर इस चैनल के पेज पर भी आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। वो कहानी आप सुन सकते हैं ताकि आगे की यह कहानी आपको अच्छे से समझ आ जाए। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे 16 दिसंबर 2012 की एक रात चलती बस में एक मासूम लड़की और उसके दोस्त के साथ 6 लोगों ने दरिंदगी की, और फिर उसके बाद कैसे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और फिर कैसे दिल्ली पुलिस ने उन 6 आरोपियों में से एक आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार किया। और अब कहानी इसके बाद की। 17 दिसंबर 2012 की शाम जब पुलिस बस के साथ ड्राइवर राम सिंह को पकड़कर थाने लेकर के आई, तो उसके बाद उससे पूछताछ शुरू हुई। तो पहले तो राम सिंह ने ना नुकुर किया, मगर फिर पुलिस ने जब उसकी खातिरदारी शुरू की, पुलिसिया तरीके से जब उनसे पूछताछ करना शुरू की, तो उन्होंने सब कुछ बक दिया। उसके बाद पुलिस की टीम एक टीम राजस्थान गई और दूसरी टीम बिहार गई, और एक टीम अगले दिन 18 दिसंबर 2012 को राम सिंह को अपने साथ लेकर के दोबारा आरके पुरम के रविदास कैंप के पास पहुंची, और उनकी निशानदेही पर दोपहर लगभग 1:15 पर दूसरे आरोपी पवन गुप्ता को रविदास कैंप से गिरफ्तार किया। और फिर ठीक उसके 15 मिनट बाद पुलिस ने दोपहर लगभग 1:30 पर तीसरे आरोपी विनय शर्मा को भी पकड़ लिया। और फिर उसी दिन पुलिस की एक टीम जो राजस्थान गई हुई थी, वह शाम होते होते चौथे आरोपी राम सिंह के भाई मुकेश सिंह को भी राजस्थान के करौली गांव से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पकड़कर दिल्ली लेकर के आई, और शाम करीब 6:30 बजे मुकेश सिंह को भी ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस इस घटना के 48 घंटे के अंदर ही 6 आरोपियों में से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इसके लिए हमें दिल्ली पुलिस की तारीफ भी करनी चाहिए, और इससे यह भी पता चलता है कि अगर पुलिस ईमानदारी से अपना काम करे तो किसी भी आरोपी का बचना नामुमकिन है। खैर, अब दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई थी, तो उधर लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब यह बात मीडिया में आई थी और लोगों को उस लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई जब उसका पता चला, तो पूरी दिल्ली समेत पूरा भारत सन्न रह गया था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैसे कोई इतनी दरिंदगी कर सकता है, मगर अफसोस कि यह सच था। यह सब कुछ सुनने के बाद लोगों से रहा नहीं गया, और उसमें गुस्सा फूटा, और लोगों का एक हुजूम सड़कों पर निकल पड़ा। उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन होने लगे। धीरे धीरे अब बातें और सामने आई, और जब यह पता चला होश में आने के बाद, उस लड़की ने अपने बयान में यह कहा कि मैं जीना चाहती हूँ, और जिसने मेरे साथ यह किया उसे छोड़ना मत, उसे जिंदा जला देना। तो उसके इस जज्बे को देखते हुए मीडिया ने उसे एक नाम दिया, और वो नाम था निर्भया। कि अब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिया गेट समेत पूरे दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे। निर्भया की सलामती के लिए मोमबत्तियां जलाई जा रही थी, और यह सभी लोग यह प्रार्थना कर रहे थे कि निर्भया जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इन प्रदर्शनों की वजह से पुलिस के ऊपर प्रेशर और भी बढ़ गया, और बहुत जरूरी हो गया कि बाकी के 2 आरोपियों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मगर यह दोनों आरोपियों फरार थे। इनमें से एक आरोपी था अक्षय कुमार उर्फ ठाकुर, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम बिहार पहुंच चुकी थी, और दूसरा था राजू, जो टीम अक्षय को पकड़ने बिहार गई हुई थी। उन्हें अक्षय का सुराग तो मिल चुका था, मगर अक्षय अभी तक उनकी गिरफ्त से बाहर था। दिल्ली पुलिस ने वहां के लोकल पुलिस के साथ मिलकर अक्षय को पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछा दिया। बस इंतजार था अक्षय का उस जाल में फंसने का। मगर यह जो राजू था, उनका न तो कोई फोटो था, और ना ही कोई पता, ना कोई मोबाइल नंबर, और ना ही यह परमानेंट काम करता था। इसे जो भी काम मिल जाए, जहां भी काम मिल जाए, वो कर लिया करता था, चाहे वो पान वाला हो, ढाबे वाला हो, या फिर किसी और काम, किसी और का कोई भी तीसरा काम हो। और राजू उसी दिन, यह 16 दिसंबर 2012 की दोपहर को, इन बाकी 5 लोगों से मुलाकात हुई थी उनकी। सिर्फ बस का ड्राइवर राम सिंह ही राजू को पहले से जानता था, क्योंकि राजू पहले भी राम सिंह के साथ काम कर चुका था। बाद में यह भी पता चला कि निर्भया के साथ जिन्होंने सबसे ज्यादा हैवानियत की थी, वह यह राजू ही था। इसे पकड़ना बहुत जरूरी था,
इसीलिए पुलिस राम सिंह के पास पहुंची, क्योंकि सिर्फ वही था जो राजू के बारे में कुछ जानकारियां दे सकता था। मगर राम सिंह के पास भी राजू की कोई जानकारी नहीं थी। राम सिंह ने बताया कि राजू उसके पास पहले से काम करता था और उस वक्त उसे कुछ रुपये दे दिया करते थे। राम सिंह के पास कुछ रुपये बकाया भी रह गए थे और उन्हीं पैसों को लेने के लिए वह उस दिन यानी 16 दिसंबर 2012 की दोपहर को राम सिंह से मुलाकात किया था। फिर पुलिस ने राम सिंह से पूछा कि राजू ने उसे कांटेक्ट कैसे किया, तो उन्होंने बताया कि राजू ने तकरीबन 4 महीने पहले उसे कॉल किया था। यह सुनते ही पुलिस ने राम सिंह का मोबाइल लिया और उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाई और आखिरकार वह नंबर ढूंढ कर निकाला जिस नंबर से राजू ने राम सिंह को कॉल किया हुआ था। और वह नंबर दिल्ली के ककरडुम्मा के एक पीसीओ का था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ककरडुम्मा के उस पीसीओ तक पहुंची जहां से राजू ने राम सिंह को लास्ट कॉल की थी और फिर वहां से लिंक को जोड़ते जोड़ते लास्ट में एक बस वाले के पास पहुंची। उस बस वाले ने बताया कि राजू जो है वो छोटी छोटी बस रूट पर काम करता है जो कि आनंद विहार के बस अड्डे से चलती है। उसके बाद पुलिस की टीम आनंद विहार के बस अड्डे पर पहुंचती है और वहां जाकर के राजू के बारे में पूछताछ शुरू करती है। तो पता चलता है कि यहाँ ऐसे 20-25 राजू काम करते हैं। अब पुलिस वालों की फिर से परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास राजू की कोई फोटो मौजूद नहीं थी। तो उन राजू नाम के व्यक्ति में 20-25 राजुओं में से उस राजू को ढूंढना जिनकी उन्हें तलाश थी वो वाकई बहुत मुश्किल था। इसीलिए लास्ट में पुलिस यह करती है कि राजू की कद काठी से मिलते जुलते 10 राजू नाम के आदमियों को उठाकर ड्राइवर राम सिंह के पास ले जाती है क्योंकि वही राजू को पहचान सकता था। पर उन 10 लोगों में से कोई भी वह राजू नहीं निकलता है जिसकी कि दिल्ली पुलिस को तलाश रहती है। पुलिस फिर से आनंद विहार के बस अड्डे पर पहुंच जाती है। फिर वहां जितने भी राजू थे सभी को चेक करती है मगर उन्हें वह राजू नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस जो है थोड़ी और तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि अभी भी 2 राजू और बचे हैं जिनकी उन्हें चेक करना बाकी है और वह दोनों राजू बस पर निकल चुके हैं अपने सफर के लिए। उनमें से एक बस नोएडा की तरफ गई है और दूसरी बस गुड़गांव की तरफ गई है। बस यह दोनों ही बस कल सुबह वापस आएंगी। यह पता चलने के बाद अब पुलिस आनंद विहार बस अड्डे पर ही रोककर अगली सुबह का इंतजार करने लगी। उसके बाद सुबह होती है और उस दिन 21 दिसंबर 2012 की तारीख थी और फिर सुबह जैसा ही वह बस आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंचती है पुलिस राजू को दबोच लेती है और जब उन्हें राम सिंह के पास लाया जाता है तो राम सिंह भी कंफर्म कर देता है कि वही राजू है जो उस रात 16 दिसंबर 2012 को बस में मौजूद था। और राजू के पास से वह मोबाइल भी मिल जाता है जो उस रात उन्होंने रामधार नाम के व्यक्ति से छीना था बढ़ई से। मगर पुलिस इसके बारे में और पता करती है और इनकी जानकारियां खंगालती है तो पता चलता है कि इसका श्याम राजू नहीं बल्कि इसका नाम राजू नहीं बल्कि मोहम्मद अफरोज है। और यह भी पता चलता है कि वह नाबालिग है क्योंकि उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 17 साल और कुछ महीने ही थी। इसीलिए पुलिस को मजबूरन मोहम्मद अफरोज उर्फ राजू को देवी यानी कि डुडकिया जस्टिस बोर्ड ऑफ को सौंपना पड़ा। फिर उसी दिन यानी कि 21 दिसंबर 2012 की रात लगभग 9:15 पर पुलिस ने इस घटना के छठे और आखिरी आरोपी अक्षय कुमार सिंह उर्फ ठाकुर को बिहार के औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया। तो दिल्ली पुलिस ने 21 नवंबर 2012 तक इस घटना के सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुका था और अब जो सबसे जरूरी काम था वह था सबूत को इकट्ठा करना क्योंकि सबूत ही इन सभी के लिए को सजा दिला सकते थे। इसीलिए पुलिस अब सबसे पहले तो इन लोगों की निशानदेही पर वह कपड़े, जूते, पर्स, मोबाइल, अंगूठी और एटीएम कार्ड बरामद किए जो उन 6 लोगों ने उस रात निर्भया और उनके दोस्त से छीना झपटी किए थे। उसके बाद फिंगरप्रिंट मैच किए गए जो इस बात से बरामद हुए थे और इसके बाद इन सभी लोगों को एक सैंपल दिया गया और उनमें से मिले और सैंपल और निर्भया के सैंपल से डीएनए मैच कर लिया गया और यह जो डीएनए था यह 100% मैच हो गया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक और नई चीज की। पुलिस ने पहली बार किसी केस में नहीं फॉरेंसिक तकनीक और डोट लोक जी का इस्तेमाल किया। ऑटोलॉजी में दांतों का निशान के जरिए यह पता किया जाता है कि निशान इसके ही दांत के हैं क्योंकि सभी के दांतों के निशान अलग अलग होते हैं और उन दरिंदों ने उस रात निर्भया के पूरे जिस्म पर दांत काटने के नाम मालूम कितने निशान दिए थे। इसलिए पुलिस ने पहले निर्भया के शरीर से दांतों के निशान की फोटो ली और उसके बाद जो आरोपी थे उनके दांतों का जो मॉडल तैयार किया गया था उन दोनों को मैच किया गया। ऑटोलॉजी की इस रिपोर्ट को जब पुलिस के पास जब आई तो इस रिपोर्ट से पता चला कि निशानों में से
कम से कम 3 निशान ड्राइवर राम सिंह की है और 1 निशान अक्षय के में निशान से मैच हुआ। और इन सबूतों के अलावा निर्भया के दोस्त अविंद्र का भी जब बयान दर्ज किया गया और जब बीच बीच में निर्भया की हालत सुधरी तो उनके भी बयान दर्ज किए गए कि आरोपी 26 दिसंबर 2012 की तारीख आते आते निर्भया की हालत और बिगड़ने लगी। उसके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और पूरे शरीर में इन्फेक्शन भी फैल चुका था। निर्भया की यह हालत देखते हुए यह फैसला हुआ कि निर्भया को इलाज के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में से एक माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में ले जाया जाए जो कि सिंगापुर में है। इसके बाद भारत सरकार भी आ गई और उन्होंने कहा कि निर्भया के इलाज में जितना भी पैसे खर्च होगा उसे सरकार उठाएगी। 27 दिसंबर 2012 को एक एयर एम्बुलेंस के जरिए निर्भया को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद इसका इलाज शुरू किया गया मगर धीरे धीरे निर्भया की हालत और ख़राब होती गई। 29 दिसंबर 2012 को भारत के टाइम के हिसाब से सुबह 2:15 पर निर्भया ने दम तोड़ दिया। बाकी निर्भया की मौत ने लोगों के अंदर और गुस्सा भर दिया और लोग इन सभी आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग करने लगे। देश के संसद भवन में भी इस बात पर बहस हुई कि जब भारत की राजधानी दिल्ली में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं थी तो फिर बाकी राज्यों का क्या हाल होगा। यहाँ तक यह मामला यूनाइटेड नेशन में भी गूंजा। इन सब का फायदा यह हुआ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया कानून पास हुआ और 5 नए फास्ट ट्रैक अदालतों की शुरुआत हुई ताकि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। दिल्ली पुलिस ने भी कोई देरी न करते हुए इस घटना को सिर्फ 18 दिन बाद ही 3 जनवरी 2013 को इन सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और फिर साकेत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। क्योंकि यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रहा था इसलिए उनकी सुनवाई रोज होने लगी और जब यह मामला कोर्ट में था तो इसी बीच 11 मार्च 2013 को इनमें से एक आरोपी बस ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगा ली अपने आप को। इसी के बचे 5 आरोपियों में से 4 की सुनवाई साकेत कोर्ट में चल रही थी और एक की सुनवाई देवी यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में क्योंकि वह नाबालिग था। 31 अगस्त 2013 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मोहम्मद अफरोज उर्फ राजू को दोषी माना और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सिर्फ 3 साल की सजा सुनाई। क्योंकि भारतीय कानून के हिसाब से किसी भी नाबालिग को 3 साल की इससे ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जा सकती है तो उन 6 आरोपियों में से एक की मौत हो गई। एक सहारा लेकर के नाबालिग का उसे 3 साल की सज़ा मिली और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। बाकी के बचे 4 आरोपी मुकेश, अक्षय, विनय और पवन की सुनवाई अब भी कोर्ट में चल रही थी। उन चारों में से अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। आरोपी पवन गुप्ता ने कहा कि वह 16 दिसंबर 2012 की उस रात में मौजूद नहीं था क्योंकि वह उस रात हौज खास के डीडीए पार्क में एक म्यूजिकल शो देख रहा था मगर जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि उस रात डीडीए पार्क में ऐसा कोई शो ही नहीं था। इसके अलावा आरोपी अक्षय कुमार उर्फ ठाकुर ने कहा कि वो इस घटना के एक दिन पहले यानी 15 दिसंबर 2012 को ही ट्रेन से अपने गाँव निकल गया था मगर बाद में जब इस घटना के मुख्य गवाहों में से एक गवाह बढ़ई रामधार जिसको कि उस रात निर्भया से पहले या उसी बस में लूटा गया था उन्होंने अपनी गवाही में यह कंफर्म किया कि उस रात ये सभी 6 लोग उसी बस में मौजूद थे। तो अक्षय की यह दलील भी एक दिन पहले ही जो गांव से निकल गया था वो धरी की धरी रह गई। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा कर कोर्ट के सामने पेश की वह इस केस को इस नतीजे तक ले जाने में बहुत अहम साबित हुआ। बाकायदा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की तारीफ भी की और इस घटना के तकरीबन 9 महीने बाद 10 सितंबर 2013 को सभी 4 आरोपी मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को दोषी करार दिया और किडनैपिंग, रॉबरी, गैंगरेप, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोपी सभी को मौत की सजा सुनाई। और इसके बाद यह चारों आरोपी इन फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे मगर हाई कोर्ट ने भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में घुमाना और सिर्फ 6 महीने बाद 13 मार्च 2014 को हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इन सभी आरोपियों की मौत की सजा को बरकरार रखा। अब यह लोग देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में इन फैसलों के खिलाफ याचिका दायर की। इधर इसी बीच जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 साल की सजा के बाद 20 दिसंबर 2015 को मोहम्मद अफरोज उर्फ राजू को रिहा कर दिया जिसकी वजह से काफ़ी हंगामा भी हुआ मगर इस हंगामे का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 5 मई 2017 को अपने फैसले में इस घटना को
असद में की सुनामी में कहा और चारों आरोपी मुकेश, अक्षय, विनय और पवन की फांसी के फैसले को सही ठहराया। इसमें भी कोई बदलाव करने से वो मना कर दिया। अब जब देश की सभी अदालतों के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए, चारों में से 3 आरोपी मुकेश, विनय और पवन ने 2017 के आखिर में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन या कह सकें कि पुनः विचार याचिका क्लियर की और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई 2018 को इन तीनों की पुनः विचार याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता और 2018 का वह साल भी बीत गया, मगर इन्हें फांसी नहीं हुई। इन चीज़ों ने निर्भया की मां आशा देवी को बहुत बेचैन किया। इसीलिए वह फरवरी 2019 में कोर्ट पहुंच गई और कहा कि जब इन चारों को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही फांसी की सज़ा सुना दी थी और यह फैसला आए हुए 1.5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, तो इन दोषियों को अभी तक फांसी क्यों नहीं दी गई। उसके बाद आशा देवी की बात को कोर्ट ने सुना और कहा कि वह जल्द से जल्द इस पर विचार करेगी, मगर इसी बीच अक्षय भी 10 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल के बाद यहाँ से कानून के साथ खिलवाड़ शुरू होता है, क्योंकि हमारे देश में अगर किसी को फांसी की सज़ा होती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी मुजरिम के पास 4 कानूनी रास्ते होते हैं। पहला रिव्यू पिटीशन, यानी कि आपके विचार याचिका में पुनः विचार, जो कि मुजरिम अदालत से यह कहता है कि वह अपने इस फैसले पर दोबारा से विचार करे। दूसरा क्यूरेटिव पिटीशन, जिसमें कि यह चेक किया जाता है कि लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इन लोगों ने के जो भी अधिकार थे वह इन लोगों को मिले हैं या नहीं मिले हैं। तीसरा है मर्सी पिटीशन या कह सकें दया याचिका, जिसमें कि मुजरिम भारत के राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजता है कि उन्हें फांसी की सजा सबको माफ़ करने की वो अपील करता है। और चौथा और आखिरी होता है दया याचिका के खारिज होने का रिव्यू पिटीशन, जिसमें कि मुजरिम कोर्ट से पूछता है कि उनकी दया याचिका को क्यों खारिज किया गया। और जब यह चारों रास्ते बंद हो जाते हैं तो मुजरिम की फांसी पर लटकने से कोई नहीं रोक सकता। यह सभी कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि अगर कोर्ट से कोई भी गलती हो तो यह दोबारा चेक कर सके कि गलती कहाँ पर हुई है, क्योंकि यहाँ एक ज़िंदगी का सवाल होता है और अगर यह गलती किसी निर्दोष को फांसी पर लटकाने के बाद पता चली तो मरने वालों को वापस नहीं लाया जा सकता। मगर इन्हें कानूनी रास्तों का इस्तेमाल कर निर्भया के दोषी ने क्वेश्चन जो होता है कि अक्षय, विनय और पवन कई दिनों तक फांसी की सज़ा से बचते रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निर्भया की मां फरवरी 2019 में कोर्ट पहुंची तो उन्होंने कोर्ट में इस पर संज्ञान लिया और 10 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने पुनः विचार याचिका दाखिल की थी। और अगर इन चारों में से किसी का भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास दाखिल हो तो इन्हें फांसी नहीं हो सकती। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर यह चारों आरोपी अपनी फांसी की सज़ा को टाल रहे थे, मगर कोर्ट ने एक याचिका दाखिल होने के बाद ही 18 दिसंबर 2019 को अक्षय की पुनः विचार याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि चारों आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। इसके बाद तिहाड़ जेल इन चारों को नोटिस जारी किया और कहा कि अगले 1 हफ्ते के अंदर जो भी कानूनी रास्ते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसकी ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी फांसी की तारीख तय कर दी जाएगी। इस नोटिस के बाद भी अपने से किसी भी आरोपी ने अपने आप को बचे हुए अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए 7 जनवरी 2020 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों मुकेश, अक्षय, विनय और पवन के खिलाफ ब्लैक वारंट, जिसे कि डेथ वारंट भी कहते हैं, यानी कि मौत का फरमान जारी कर दिया। और 22 जनवरी 2020 की सुबह 7 बजे इन चारों की फांसी की तारीख तय कर दी गई। कोर्ट ने जब ब्लैक वारंट जारी किया तो सभी लोग बहुत खुश थे, चाहे वो निर्भया के माँ हो, बाप हो या फिर आम जनता हो। सभी अब 22 जनवरी का इंतजार करने लगे, मगर इस फैसले को 2 दिन के बाद ही 9 जनवरी 2020 को मुकेश और विनय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक उनका कोई भी मामला कोर्ट में रहेगा तब तक उन्हें फांसी नहीं होगी। मगर कोर्ट ने भी 14 जनवरी 2020 को ही मुकेश और विनय की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया। मुकेश ने उसी दिन भारत के राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेज दी। इसके बाद 3 दिन बाद 17 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुकेश की दया याचिका को भी खारिज कर दिया। क्योंकि इन चारों के पास अभी भी कानूनी अधिकार बचे थे, इसीलिए कोर्ट ने मजबूरन ब्लैक वारंट को कैंसिल करना पड़ा कोर्ट को और एक नया ब्लैक वारंट जारी करना पड़ा। और दूसरे ब्लैक वारंट में इनकी मौत की तारीख तय हुई 1 फरवरी 2020 की सुबह 6 बजे। इसके बाद यह सभी आरोपी एक एक करके अपने कानूनी अधिकार इस्तेमाल करते रहे। कभी भी यह चारों एक साथ अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते। कभी कोई दया याचिका डालता, जब वह डिस्चार्ज होती तो दूसरा क्यूरेटिव पिटीशन डाल देता।
इनकी फांसी टलती रहे। एक तरह से यह कानूनी की खामियों को फ़ायदा उठाकर अपना वक्त खरीद रहे थे, अपनी सांसें खरीद रहे थे। 29 जनवरी 2023 तक मुकेश के सभी कानूनी अधिकार खत्म हो चुके थे और जेल प्रशासन अगर चाहता तो मुकेश को 1 फरवरी को फांसी पर चढ़ा सकता था, मगर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के हिसाब से अगर किसी जुर्म में से एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो सभी को एक साथ जैसी सज़ा मिली है तो सभी को एक साथ ही फांसी दी जाएगी। और इस जैसा दूसरा ब्लैक वारंट को भी कैंसिल करना पड़ा पहले के जैसा। उसके बाद जब दूसरा ब्लैक वारंट कैंसिल किया तो कोर्ट ने बाकायदा यह कहा कि बाकी के आरोपी अपने बचे हुए कानूनी अधिकार अगले 1 हफ्ते के अंदर इस्तेमाल करें, मगर इन लोगों ने कोर्ट के ऑर्डर को भी सीरियस नहीं लिया। इसीलिए कोर्ट ने तीसरा ब्लैक वारंट भी जारी किया और मौत की नई तारीख तय की गई 3 मार्च 2019 की सुबह 6 बजे। मजबूरन कोर्ट को अपने तीसरे ब्लैक वारंट को भी कैंसिल करना पड़ा क्योंकि अभी भी उन चारों में से कुछ आरोपियों के कुछ कानूनी अधिकार बाकी थे। और जब 5 मई 2020 को इन चारों में से सभी कानूनी अधिकार इस्तेमाल करने के लिए गए तो कोर्ट ने चौथा ब्लैक वारंट जारी किया और 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 बजे इनकी फांसी तय की गई। इसके बाद भी ये चारों अपनी फांसी को रोकने के हथकंडे अपनाते रहे। किसी ने कहा दिल्ली में बहुत प्रदूषण है तो फांसी की सज़ा क्यों लगे, वैसे ही मर जाएंगे। किसी ने कहा कि अब इंसान की उम्र बहुत कम रह गई है और सिर्फ 50 साल तक एक इंसान 50 साल तक ही जिंदा रहता है, उसके बाद मर जाता है, इसीलिए फांसी न दी जाए। कोर्ट में दोबारा क्यूरेटिव पिटीशन लेकर पहुंच गया। कोई दोबारा दया याचिका तो कोई ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंच गया कि यहाँ तक कि इन दोषियों के वकील AP सिंह 20 मार्च 2020 की सुबह फांसी के कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इन सभी आरोपियों की फांसी पर रोक लगाने को कहा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि आप सिर्फ कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और यह बोल करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और उसके बाद आखिरकार इस घटना के साथ साथ 3 महीने और 4 दिन बाद इन चारों आरोपी मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और यह चारों आरोपी अपने अंजाम तक पहुंच गए। उस दिन निर्भया की मां ने निर्भया की फोटो को गले पर लगाकर कहा कि आज तुम्हें इंसाफ मिल चुका है। उस दिन पूरे देश की खुशी और जश्न में का माहौल था क्योंकि जिस निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए लोग पिछले 7 साल से लड़ रहे थे, वह लड़ाई उन्होंने 20 मार्च 2020 को तब जीती जब निर्भया के दोषियों को उनके लिए सजा मिली। आज हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिनकी वजह से निर्भया को इंसाफ मिला है। एक धन्यवाद उस माँ को भी जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हर एक जगह सुनवाई में मौजूद रही और एक भी डेट उन्होंने मिस नहीं की। और अगर यह न होती तो उन्हें क्या मालूम इन गुनहगारों को मौत की सज़ा में और कितने दिन लग जाते। एक धन्यवाद राजकुमार सिंह का जिन्होंने 16 दिसंबर 2012 की उस रात निर्भया और उनके दोस्त की मदद की और अगर वह न होते तो न मालूम वह लोग और कितनी देर तक उस ठंड में दर्द से तड़पते रहते और बहुत मुमकिन था कि शायद निर्भया हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दम तोड़ देती। एक धन्यवाद दिल्ली पुलिस की उस टीम को, DCP छाया शर्मा को जिन्होंने इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की और दोषियों को दिन रात मेहनत करके ढूंढ निकाला, इन चारों दरिंदों को अंजाम तक पहुँचाए। मगर सवाल अब भी यह है कि क्या निर्भया के वक्त जो प्रदर्शन और कानून में बदलाव हुए उसके बाद बलात्कार के मामले कम हुए हैं, घटे हैं? तो जवाब है नहीं, बल्कि उसके बाद रेप और बलात्कार के मामले दिन ब दिन और भी बढ़ते जा रहे हैं और ना मालूम कितनी निर्भया को रोज़ अपनी इज्जत गंवानी पड़ती है। या तो निर्भया की शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, कहानी समझ में भी आ गई होगी। कहानी अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी है। बाकी उम्मीद है मुझे वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। और फिर मिलते हैं इस तरह की किसी और कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक की अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।